हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि दोस्तों इस बार हमारा बजट आने वाला है अभी कुछ दिन बाद। तो बजट से पहले गाइस मुझे लगता है कि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर द बजट। गाइस, बजट एक शुद्ध रूप से इकोनॉमिक्स है। इसके टर्म्स पता हमें होते नहीं हैं, और जब पढ़ते हैं बजट तो हमारा चेहरा बन जाता, बिकॉज हमें कुछ भी क्लियर नहीं होता ये क्या बातें हो रही हैं, है ना गाइस। तो कुछ ऐसे टर्म दोस्तों जो आपको पता होने चाहिए, ताकि बजट आने से पहले आपको बजट में क्या बातें हो रही हैं क्लियर हो जाए। और गाइज आपके एग्जाम में भी अगर क्वेश्चंस बने तो आप क्वेश्चन कर ले जाओ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द बजट। तो 7 टर्म्स की हम बात करेंगे, ठीक है। 7 टर्म्स, ध्यान देना। तो गाइज हम 7 टर्म्स की बात करेंगे, ध्यान से दोस्तों। देखो गाइज, पहला टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है क्या दोस्तों, ये है क्या। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल कौन सा बजट आने वाला, क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आने वाला है बजट। दोस्तों बजट एक शब्द है ना, आपको पता है बजट कोई वर्ड ही नहीं है, इसे हमने बना दिया है दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो बजट हम बोलते हैं ना, उसका रियल मीनिंग क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों ये दोस्तों रियल मीनिंग है, ये दोस्तों रियल मीनिंग है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में डिफाइन किया गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी गाइस, ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट को हर साल पब्लिक के इंटरेस्ट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करना होता है। तो आप बोलेंगे सर ये फिर बजट क्या है। देखिए दोस्तों आपने देखा होगा बजट है क्या गाइस। जब भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं तो उनके पास एक चमड़े का एक बैग होता है जिसमें से पेपर निकाला जाता है दोस्तों और पढ़ा जाता है। हालांकि अब तो डिजिटल चीज हो गई है, अब तो इस बैग की जरूरत पड़ती नहीं है। हमारी एफएम के पास एक टैबलेट होता है जिससे पढ़ते जाते हैं। बट दोस्तों पहले क्या था, एक चमड़े का लेदर का बैग होता था, उसमें से बजट के पेपर निकालते थे, पढ़ते थे। दोस्तों इसी बैग को हम क्या बोलते थे, बुजट। दोस्तों बुजट मतलब चमड़े का थैला, ये एक लैटिन वर्ड है। तो इसी को बिगाड़ के बन गया बजट। तो बजट कोई सही टर्म नहीं है दोस्तों, सही टर्म है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में डिफाइन किया गया है दोस्तों। तो ये हमारा पहला टर्म हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टर्म नंबर 2, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है गाइस, जिस दिन हमारे देश में आता है बजट उसके ठीक एक दिन पहले पार्लियामेंट में आती है रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हमारे बजट से एक दिन पहले पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट आती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दोस्तों। अब ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में क्या होता है गाइस, देखिए दोस्तों मेरी बात समझिएगा। दोस्तों इस बार का जो बजट है, मतलब गाइस फॉर एग्जांपल अगर हम बजट की बात करें दोस्तों, तो ये बजट हम ऐसे लिखते हैं ना, बजट 24-25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों कि जो बजट हमारा है ये दोस्तों बजट हमारा 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और 31 मार्च चलेगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल 24 से ये लागू हो जाएगा और 31 मार्च 25 तक ये चलेगा। ये होता है दोस्तों ना बजट का मतलब, ठीक। देखो अब गाइस हम क्या बात करते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बजट दोस्तों पेश करने वाली होगी, तो भाई आपने इसके पहले 2023-24 का भी बजट पेश किया था। तो जो आपने बजट पेश किया था तो वहां पर आपने लंबे चौड़े वादे किए थे ना, यानी कि आपने टारगेट बोले थे कि हमारे ये टारगेट हैं और हम इन सेक्टर्स में इतना इतना डेवलपमेंट करेंगे। तो पहले आप भाई आप 24-25 का बताइए, लेकिन पहले आप पब्लिक को बताइए ना कि जो आपके टारगेट्स थे उसे आपने कितना अचीव किया है। यानी गाइस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में क्या होता है, तो जो प्रीवियस हमारा बजट था उसका डेटा होता है कि हमने पिछले बजट में क्या क्या किया है दोस्तों, हमने हमारे क्या अचीवमेंट है, हमारे क्या टारगेट्स हैं, हमने कितना अचीव किया है दोस्तों, ये सब। और सुन लीजिए और दोस्तों, अच्छा मैंने क्या बोला दोस्तों, जिस दिन हमारे देश में बजट आएगा उसके ठीक दिन पहले दोस्तों, हाँ मतलब बिफोर वन डे दोस्तों हमारे पार्लियामेंट में रिपोर्ट दोस्तों आती है, ठीक।
तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या होता है, मैंने क्या बोला, प्रीवियस बजट का डेटा, मतलब ठीक, ये हमारा डेटा है। और गाइस, और दोस्तों जो हम एक दिन के बाद ला रहे हैं बजट, मतलब 24-25, तो इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, मतलब इस बजट से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या करना चाहती है इन डेप्थ, मतलब क्या क्या हमारे टारगेट होने वाले हैं इस बार के बजट में, समझ, मतलब फिर समझ लो, 24-25 का बजट आएगा, उसके एक दिन पहले हमारे देश में पार्लियामेंट में रिपोर्ट आएगी। दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, तो मैंने क्या बोला कि प्रीवियस बजट का टारगेट, मतलब अचीवमेंट, टारगेट और अचीवमेंट, यानी आपकी क्या टारगेट्स थे, आपने क्या अचीवमेंट किया प्रीवियस बजट का, और जो कल आप लेकर आने वाले हैं बजट, उससे क्या क्या उम्मीदें आपकी हैं, मतलब क्या क्या टारगेट्स आप बनाने वाले हो यानी दोस्तों पास्ट बजट का डेटा एंड फ्यूचर बजट का फोरकास्ट, ये दोस्तों होता है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में, ठीक है। चलिए एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हम टर्म नंबर 3 दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट, यहां पे स्पेलिंग गलत है, इसका मतलब दोस्तों होता है फिस्कल, ऐसे लिखा होता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक। राजकोषीय घाटा दोस्तों, हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, हिंदी में से हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दोस्तों, हमारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन यहां से बनते हैं दोस्तों। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है दोस्तों, देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि तुम्हारे देश में कौन सा बजट आता है, तो बेटा आप क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे घाटे का बजट। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में हमेशा घाटे का बजट ही आता है दोस्तों। इसका मतलब गाइस, इसका मतलब बेटा देखिए होता है दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो होता क्या गाइस, हम सब के घरों में बनता है बजट, हमने बचपन से देखा है, पापा की मम्मी की जो इनकम दोस्तों है, उसके हिसाब से हम अपने एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं, यानी जो इनकम हमारी आने वाली है, तो बेटा इनकम के हिसाब से हम लोग अपने एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं दोस्तों ना, कहीं बैलेंस बिगड़ ना जाए। बट दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बनाती है बजट, तो बेटा लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ये देखती है कि हम कहां कहां पैसे खर्च करेंगे, यानी गाइस जब देश की बात आती है, तो बेटा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले अपने एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं कि हमें यहां इतने पैसे खर्च करने हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम देखती है कि पैसे यहां से आने वाले दोस्तों, तो बेटा हर बार ऐसा होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर बेटा हमेशा ज्यादा हो जाते हैं और इनकम उतनी आती नहीं, तो बेटा हमारे देश में हमेशा घाटे का बजट पेश होता है दोस्तों। और इट्स नॉट अबाउट ओनली आवर कंट्री दोस्तों, हर देश में ऐसा ही होता है दोस्तों, हर देश में ऐसा होता है दोस्तों, हर देश में घाटे का बजट पास होता है, हर देश में ऐसा होता है। तो बेटा घाटा कौन सा, राजकोषीय घाटा, ये हम कैसे निकालते हैं कि इस बार के बजट में हमारा राजकोषीय घाटा कितना रहा। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि इस बार के बजट में आप टोटल कितना पैसा खर्च करने वाले हो, माइनस दोस्तों, माइनस आपकी कितनी इनकम आने वाली है, हाँ माइनस दोस्तों, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट दोस्तों। तो बेटा इस फॉर्मूले से आपका निकलता है कि आपके देश में फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ है, राजकोषीय घाटा कितना हुआ है दोस्तों। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये फॉर्मूला है। आपके एग्जाम में दोस्तों सीधे क्वेश्चन बनते फॉर्मूले सुनते हैं कि जब हम लोग अपने देश में टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करते में क्या मिलता है, हमें राजकोषीय घाटा मिलता है दोस्तों। ये निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, यही हमारे देश का ओरिजिनल घाटा है, राजकोषीय घाटे को ही हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओरिजिनल घाटा मानती है, ठीक। तो टर्म नंबर 3 फिस्कल डेफिसिट, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। आप बोलेंगे सर ये तो क्लियर है, बट ये क्लियर नहीं है, व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, देखिएगा इस टर्म नंबर 4 दोस्तों, टर्म नंबर 4 क्या है दोस्तों, टर्म नंबर 4 है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, शायद ये ना थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया। टर्म नंबर 4 दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट। दोस्तों ये क्या होता है, व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, दोस्तों ये क्या होता है, देखिए दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, अभी हमने देखा ना, यहां पे हमने देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट का बेटा मतलब होता है सरकार की अपनी इनकम, सरकार की अपनी इनकम दोस्तों, सरकार की अपनी इनकम जो ना तो बोरोइंग है और ना तो
डिसइन्वेस्टमेंट है। मतलब ये बेटा गवर्नमेंट की अपनी इनकम होती है। ये इनकम कहां कहां से आती है दोस्तों? मतलब देखो भाई, सिंपल सी बात है। अगर दोस्तों आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स, आपको मैंने पढ़ाया है कि भारत सरकार दोस्तों वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ADB से लोन लेती है बेटा। ठीक है, तो बेटा लोन भी क्या है? एक तरह से हमारी इनकम है दोस्तों, लेकिन रेवेन्यू उसमें नहीं आता बेटा। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको बेटा ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये बेटा और क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों सपोज करो कि तुम्हारी जॉब लग गई दोस्तों, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ PO। ठीक है, और तुम्हारी बेटा ज्वाइनिंग कहां पर हुई? तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई है बेंगलुरु में दोस्तों। बेंगलुरु में तुम्हारी ज्वाइनिंग दोस्तों हुई है। ठीक है, अब दोस्तों तुम स्टेट बैंक में PO तो बेटा वहां पर क्वार्टर्स हैं, मतलब रूम मिलते हैं आपको बैंक की तरफ से। अब दोस्तों जो आपको बेटा रूम मिला है, जो मतलब फ्लैट मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रहने के लिए दोस्तों, आपके रूम में और आपके ब्रांच में दोस्तों, आपके ब्रांच में आप मान लीजिए दोस्तों 5 किलोमीटर का फासला है। ठीक है, ये फासला है। यानी गाइस आपने जॉब ज्वाइन किया और आपने पहले महीने पूरी मेहनत से काम किया। आप मॉर्निंग बेटा उठते हो, यहां से कैब करते हो, बस करते हो, जाते हो ब्रांच में, लौटे फिर कैब करते हो, बस करते हो, जाते हो अपने घर पर। हाँ, आपने 1 महीने काम किया दोस्तों। जब आपने 1 महीने काम किया दोस्तों, तो मान लीजिए आपकी सैलरी आई दोस्तों। ठीक है, हम मान रहे हैं कि आपकी सैलरी बनी 1 लाख रुपए दोस्तों। ये 1 लाख रुपए बेटा आपकी सैलरी है। ये बेटा आपकी सैलरी है ना, ये आपकी सैलरी है, ये आपकी मेहनत की कमाई है ना। तो आपने बेटा उधार लिया ये, और ना बेटा आपने अपना कोई सामान बेचा इसके लिए। ये आपकी अपने कमाई मेहनत की है दोस्तों, 1 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों 1 लाख सैलरी आपकी आ गई, तो आपने सोचा काम करते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो बन ही गए हैं, अपने लिए एक बाइक खरीद लेते हैं, रॉयल इनफील्ड की बाइक दोस्तों, जिसका प्राइस है 2.5 लाख रुपए। ठीक, तो आपने क्या सोचा, हमको एक बाइक खरीदनी है 2.5 लाख रुपए की। अब दोस्तों ये बाइक 2.5 लाख रुपए की, यानी आपका जो एक्सपेंडिचर का प्लान है वो 2.5 लाख का है। बट दोस्तों आपकी इनकम केवल 1 लाख रुपए है। तो क्या आप अपनी इनकम से बाइक उधार ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे दोस्तों। यानी गाइस कि आपको इस पैसे के लिए उधार लेना पड़ेगा। ठीक, अच्छा तो बेटा आपने अपने बैंक से बात किया, तो बैंक ने बोला कि तुमने जॉब अभी ज्वाइन किया है, एक काम करते हैं, हम तुमको 1 लाख रुपए तक उधार दे सकते हैं। 1 लाख तक हम तुमको उधार दे सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आपने क्या किया बेटा, तो आपने बेटा अपने बैंक से 1 लाख का लोन ले लिया। अब बेटा इनकम तो ये भी आपकी, बट ये उधार है। बट दोस्तों 2 लाख हुआ दोस्तों, अभी भी बेटा आपके पास 50,000 कम पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा तो बेटा क्या हुआ कि आपके पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ था, हाँ पुराना, वो था, अच्छा लैपटॉप था, आपने उसे बेच दिया। दोस्तों आपने गाइस अपने लैपटॉप को बेच दिया, सेल कर दिया लैपटॉप को। तो बेटा लैपटॉप सेल करने से मान लीजिए आपको 50,000 मिले, यानी गाइस अब आप बाइक खरीद सकते हैं दोस्तों। यानी गाइस आपके प्लान एक्सपेंडिचर था बाइक खरीदना, ये आपके सैलरी से पूरा नहीं हो पा रहा था, तो आपने बेटा उधार लिया। ठीक, और दूसरा बेटा आपके पास एक था असेट था लैपटॉप, आपने बेचा तो पैसे मिले दोस्तों। तो बेटा इनकम ये भी है, इनकम ये भी है, इनकम ये भी है दोस्तों। लेकिन बेटा ये आपकी वो पैसा है जो कि आपकी कमाई है, ये उधार नहीं है, और ना तो आपने इसके लिए अपना कोई सामान बेचा है दोस्तों। तो बेटा सेम ये होती है बेटा हमारी गवर्नमेंट के दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट दोस्तों। बेटा ये वो पैसा है जो सरकार ने खुद अर्न किया है, ना तो ये बोरिंग्स में आता है और ना तो बेटा ये आता है डिसइन्वेस्टमेंट में। मतलब गाइस इसके बेटा एग्जांपल क्या होते हैं, रेवेन्यू। तो बेटा इसके एग्जांपल 2 होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और बेटा एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू दोस्तों, हाँ यानी गाइस जो ये बेटा हमारा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ये बात आप समझ गए, ये पैसा सरकार का अपना पैसा है, ना तो ये बोरिंग से आता है और ना तो ये आता है फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट। तो बेटा इसके 2 सोर्स हैं, एक आपका टैक्स दोस्तों और एक नॉन टैक्स। टैक्स बेटा देखिए दोस्तों, अगर आपको भारत में रहना है तो आपको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स ये गवर्नमेंट का हक है दोस्तों, ये उधार नहीं है, सरकार इससे आपको वापस नहीं करती है, ये हक है बेटा गवर्नमेंट का जो कि आपको देना पड़ता है दोस्तों। टैक्स तो हो इसका बेटा मतलब टैक्स दोस्तों, ये भी दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स और दोस्तों एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स। एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों, हाँ देखिए तो बेटा टैक्स भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों। इसका बेटा मत दो, इसका बेटा मतलब होता है दोस्तों ये क्या है,
ये है बेटा आपके ऐसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक, या कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। अब क्योंकि दोस्तों ये टैक्स हम पढ़ा नहीं रहे तो उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, बस एग्जाम्पल आप समझ लो, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स, इसका बेटा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक दोस्तों। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, ये सब टैक्सेस है जो हमारी गवर्नमेंट को मिलते हैं और ये गवर्नमेंट का हक है, ये उधार नहीं है दोस्तों, ये उधार नहीं है, सरकार आपसे उधार लेती है, ये हक है, ये गवर्नमेंट की इनकम है दोस्तों। और देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू गाइस, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, जैसे गाइस दोस्तों मान लो बेटा किसी के ऊपर पेनाल्टी लग गई। पेनाल्टी का मतलब दोस्तों, जैसे आप लोग ट्रेन में चल लो विदाउट टिकट, पकड़ गया बेटा, तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ी, तो ये सरकार की इनकम है दोस्तों। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ग्रांट की, ग्रांट का मतलब दोस्तों दान। जैसे हमारे देश में मान लीजिए दोस्तों कोविड-19 आया, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दान दिया दोस्तों, बेटा ये दान है, लोन नहीं है, ये दान है, दान सरकार की इनकम होती है दोस्तों, जैसे, ठीक है। और गाइस फॉर एग्जांपल जैसे गाइस हो गया ब्याज हो गया। अब बेटा ये ब्याज क्या हो गया दोस्तों, क्या, जैसे गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये श्रीलंका को, भूटान को, मालदीव को उधार देती है, तो बेटा अगर हमने उधार दिया तो हमें ब्याज मिलेगा ना, है ना गाइस, हमने उधार दिया तो ब्याज मिलेगा, ये हमारा क्या भाई, है ना गाइस। और दोस्तों जैसे गाइस मान लीजिए हम फीस की बात करते हैं। अब बेटा फीस का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट हमारे देश में चला रही है मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंटर कॉलेज, तो बेटा जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं ये फीस पे करते हैं गवर्नमेंट को, है ना गाइस। फीस का मतलब क्या है, इट्स नॉट अबाउट ओनली एजुकेशनल फीस दोस्तों। जैसे बेटा मान लीजिए आप सरकारी बस में चलते हो या बेटा ट्रेन में आप टिकट खरीदते हो, टिकट ये भी क्या बेटा गवर्नमेंट की फीस है। यानी अगर आप गवर्नमेंट सर्विस यूज कर रहे हैं दोस्तों, है ना, जैसे BSNL हो गया, और आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, तो बेटा वो फीस में आता है। तो बेटा क्या दोस्तों, ये सब क्या बेटा, ये सब है रेवेन्यू रिसिप्ट दोस्तों, यानी गवर्नमेंट का अपना इनकम दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों करेंगे टर्म नंबर 5 कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या होता है दोस्तों, दोस्तों बेटा जो ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये दोस्तों पैसा कैसे मिलता है दोस्तों, इसके बेटा दो सोर्स हैं। एक दोस्तों क्या है, एक बेटा है बोरोइंग्स, सॉरी, एक गाइस क्या है, एक है आपका बोरोइंग, इसका मतलब पैसे उधार लेना, तो बेटा एक बोरोइंग, और दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों। हाँ, इसका बेटा मतलब होता है ये पैसा गवर्नमेंट की इनकम है, बट कहां से आ रही है, बट इनकम कहां से आ रही दोस्तों। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है बोरिंग, उधार। उधार का मतलब क्या है दोस्तों, तो बेटा अभी मैंने क्या बात किया, मैंने एग्जांपल दिया दोस्तों, जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटा पैसे बोरो करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, पैसे बोरो करती है वर्ल्ड बैंक से दोस्तों, IMF से, IMF, हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक से दोस्तों, या बेटा ब्रिक्स बैंक से। तो जो हमारी गवर्नमेंट की बोरोइंग है दोस्तों, ये सब बेटा कहां आती है, कैपिटल रिसिप्ट में आता है दोस्तों। और डिसइन्वेस्टमेंट, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, हिंदी में बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, विनिवेश। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, देखिए दोस्तों, जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कोई एसेट बेचती है, मतलब कैसे ये दोस्तों, सपोज करिए हमारी दोस्तों हमारी इसमें कंपनी है BHEL, एक कंपनी दोस्तों जिसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% शेयर है, ठीक है। अब दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ पैसे की नीड पड़ी, तो बेटा हमारी गवर्नमेंट क्या किया, सो इन्होंने बेटा इसका 10% शेयर जो है ये बेच दिया मुकेश अंबानी जी को दोस्तों, बेच दिया, ठीक। यानी गाइस इसका 10% दोस्तों, अब इसके ऑनर बन गया मुकेश अंबानी जी, जो दोस्तों बदले में जो पैसा बना वो मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोस्तों। हाँ, लेकिन अब दोस्तों BHEL में गवर्नमेंट केवल 90% शेयर है दोस्तों। हाँ देखो, इसका बेटा मतलब जब सरकार अपनी सरकारी कंपनियों का शेयर बेचती है, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर बेचती है पब्लिक को, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करना, अपने निवेश को कम करना दोस्तों। तो बेटा इससे क्या मिलता है, इससे भी हमारी गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये यहां पे देख लीजिए,
तो बेटा दोनों पैसे जो आते हैं बेटा कहाँ आते हैं, उससे बनता है क्या बनता है, उससे बनता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है कॉन्सोलिडेटेड फंड दोस्तों। ठीक, इसे बेटा हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में इसे हम बोलते हैं संचित निधि दोस्तों। ये बेटा क्या है दोस्तों, तो बेटा ये हमारा चीफ अकाउंट है, ये बेटा हमारा क्या है, चीफ अकाउंट है। इसका बेटा मतलब हमारे देश में दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी आपके लिए पैसे खर्च करती है वो कहां से करती है दोस्तों, वो करती है फ्रॉम द संचित निधि दोस्तों। हमारा देश इसी पर चलता है, यही बेटा वो फंड है दोस्तों जिससे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे निकालती है और हमारे आपके वेलफेयर के लिए खर्च करती है। अब क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि ये फंड कैसे बनता है, ये फंड कैसे बनता है दोस्तों। हाँ देखो, ये फंड कैसे बनता है, देखो देखो पहले। सो गाइस हमारे देश में हमारी बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितना भी दोस्तों आता है क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक, प्लस दोस्तों जितना बेटा क्या आया, कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों, ठीक, प्लस बेटा जितना आया क्या है हमारे पास, रेवेन्यू हो गया, कैपिटल हो गया, माइनस सॉरी दोस्तों माइनस पब्लिक बोरिंग, माइनस पब्लिक बोरिंग इज इक्वल टू दोस्तों ये बेटा क्या बना, कॉन्सोलिडेटेड फंड दोस्तों बना। देख लीजिए ये बेटा फॉर्मूला इसका है, फॉर्मूला रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट माइनस पब्लिक बोरिंग। इसका बेटा मतलब क्या दोस्तों, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका बेटा मतलब हम टैक्स की बात भी कर रहे हैं, हम नॉन टैक्स की बात दोस्तों कर रहे हैं। कैपिटल दोस्तों यहां बेटा हम बोरोइंग की बात कर रहे हैं, यहां बेटा हम बात कर रहे हैं डिसइन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, माइनस पब्लिक बोरिंग। इसका बेटा मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए पब्लिक बोरिंग दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों कहां कहां से पैसे बोरो करती है। एग्जाम्पल जैसे आरबीआई हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ, एडीबी, ब्रिक्स बैंक दोस्तों। इसके अलावा बेटा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटा पब्लिक से भी पैसे बोरो करती है दोस्तों। कैसे गाइस, कैसे दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दोस्तों देती है मौका कि आप पोस्ट ऑफिस में आकर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम में, जस्ट लाइक किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ अकाउंट दोस्तों। तो बेटा अगर पब्लिक अपना पैसा इन सब स्कीम में जमा करती है बेटा तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बेटा हम लोग बोलते हैं पब्लिक बोरिंग दोस्तों। तो सरकार पब्लिक से भी पैसे बोरो करती है दोस्तों। बट दोस्तों ये जो बेटा बोरोइंग दोस्तों है ये गाइस यहां पर नहीं जाती है, कहां पर, संचित निधि में दोस्तों। मतलब बेटा हर तरह के फंड, हर तरह की बोरिंग, हर तरह का डिसइन्वेस्टमेंट यहां पे जाएगा दोस्तों, बट पब्लिक बोरिंग बेटा यहां पे नहीं जाएगी दोस्तों। क्यों नहीं जाएगी उसकी बात हम बाद में करेंगे। ये बेटा फॉर्मूला है हमारे देश के संचित निधि का दोस्तों। एक बात और गाइस देखिए दोस्तों, एक पॉइंट समझिएगा दोस्तों, इसे खर्च करने के लिए सरकार फ्री नहीं है, इसे खर्च करने के लिए गवर्नमेंट फ्री नहीं है दोस्तों। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई स्कीम बनाती है कि भाई हम ये स्कीम लेके आ रहे हैं और इतना हमारा खर्चा होगा, है ना दोस्तों, तो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मतलब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को प्रॉपर दोस्तों उसका बिल बनाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। बिल का मतलब यहां पैसे खर्च करेंगे इतने पैसे, और बेटा इसको पार्लियामेंट में शो करना पड़ता है, और फिर दोस्तों पार्लियामेंट से लेना पड़ता है अप्रूवल। अगर दोस्तों पार्लियामेंट अप्रूवल देती है तभी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा निकाल सकती है, हालांकि ये बस फॉर्मेलिटी होती है दोस्तों। ये सब बिल्स पास हो जाते हैं, मतलब बेटा आपने सुना होगा ध्वनि सिस्टम, साउंड सिस्टम दोस्तों। अब गाइस जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसने एक प्लान बनाया कि हमें ये स्कीम हमारी है, हमें इतने पैसे चाहिए, तो बेटा जो एफएम हमारी है वो बेटा पार्लियामेंट में ये बिल पास कर देंगे, ठीक है। अब बेटा जो भी मतलब है वहां बैठे लोग वो बेटा अपनी टेबल ऐसे पीट देंगे, मतलब पास। यानी गाइस अब जो पैसा है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल सकती है फ्रॉम द दिस फंड दोस्तों। यानी इस कहने का मतलब इसे खर्च करने के लिए, इस पैसे को खर्च करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए दोस्तों। तो इसे याद रखिएगा, इस फंड को खर्च करने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होगा दोस्तों। एक पॉइंट दोस्तों, ठीक। दूसरा केस क्या है देखिए,
दोस्तों जब हमारे देश में संविधान बना, संविधान, तो हमारे देश में कुछ संवैधानिक पद बनाए गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरपर्सन, सीजेआई दोस्तों, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, ये सब बेटा क्या है, संवैधानिक पद हैं दोस्तों। तो भाई लोग हमारे देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, इनको बेटा सैलरी भी यहीं से मिलती है दोस्तों, सबको, सिवाय भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये एक संवैधानिक पद है, फिर भी इनको सैलरी यहां से नहीं मिलती बेटा। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति है गाइस, वो बेटा राज्यसभा का चेयरपर्सन भी है दोस्तों। और बेटा दोनों पद क्या है, ये दोनों पद बेटा क्या है, संवैधानिक पद है। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी हैं, तो इनको 2 बार सैलरी मिल जाएगी, एज ए वाइस प्रेसिडेंट और एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो बेटा एक पोस्ट को कट कर देते हैं जिसके पास पावर नहीं है। मतलब गाइस जगदीप धनखड़ जी को पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, यहीं से मिलेगी दोस्तों, बट एज अ चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, समझे, न कि उपराष्ट्रपति ऑफ भारत दोस्तों। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है, नेक्स्ट है 7वां कंटिजेंसी फंड दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या है, इसका बेटा मतलब है आपदा कोष, आपदा कोष दोस्तों। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे देश में जो चीजें चल रही हैं वो दोस्तों कहां से निकाली जाती हैं, तो बेटा वो निकाली जाती हैं फ्रॉम द संचित निधि, यहां से दोस्तों। फिर मैंने क्या बोला, बट इसे खर्च करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अब गाइस सपोज करो, और आपको पता भी होगा कि दोस्तों हमारे देश में पार्लियामेंट का सेशन बड़ा कम चलता है। तो बेटा हमारे देश में टोटल 3 बार, एक साल में 3 बार ही चलता है पार्लियामेंट का सेशन दोस्तों। एक कब, पहला बजट सेशन दोस्तों, है ना, दूसरा गाइस मानसून सेशन, और तीसरा शीतकालीन सेशन। अब बेटा सपोज करो कि अभी अभी हमारे देश में मानसून सेशन खत्म कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों ठंडी में क्या आएगा, शीतकालीन सेशन आएगा, मतलब बंद है दोस्तों पार्लियामेंट। अब बेटा अचानक से हमारे देश में कोई डिजास्टर आ गया दोस्तों, बड़ा डिजास्टर गाइस। अब दोस्तों अब भाई गवर्नमेंट को पैसे की नीड है, बट भाई अब सिंपल सी बात है, हमारा पार्लियामेंट अभी चल ही नहीं रहा है, तो हम पैसे कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल आप पैसे यहां से निकाल नहीं सकते हो। तो बेटा इसी गैप के लिए क्या आया है, कंटिजेंसी फंड, मतलब आपदा कोष दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हो गया कि अब कभी अगर मान लीजिए हमारे देश में पार्लियामेंट नहीं चल रहा और अचानक से कुछ इमरजेंसी बेटा पड़ती है, तो बेटा भारत सरकार यहां से पैसा निकाल सकती है दोस्तों। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसे भी बेटा खर्च करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट का अप्रूवल तब भी चाहिए होगा दोस्तों, तब भी चाहिए होगा। ठीक है, और गाइस इसमें अगर हम मिनिमम अमाउंट की बात करें तो बेटा एक नियम है कि बेटा इसमें मिनिमम जो अमाउंट है वो हमेशा 30,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्तों, सो गाइस ये थे हमारे 7 इंपॉर्टेंट टर्म अबाउट द बजट। कैसी लगी हमारी क्लास दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। आपके लिए हम फिर से वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।